एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। तुलसी दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आप जानते हैं सुशासन दिवस भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बकायदा आज आए, किसानों से उन्होंने बातचीत की। 6 अलग अलग राज्यों के किसान वहां पर मौजूद थे। लेकिन क्या इस संवाद से बात बनेगी? क्या किसान जो हैं वो बात मान जाएंगे? और जो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर लगाया, उसे भी लेकर आज हुंकार भरनी है। आंदोलन किसानों का जो चल रहा है उसे 30 दिन पूरे हो चुके हैं। किसानों और सरकार की बातचीत अभी रुकी हुई है। आंदोलन कैसे खत्म होगा ये किसी को नहीं पता है। और इस आंदोलन के बीच आज किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी करीब 100 मिनट तक देश भर के किसानों से रूबरू हुए हैं। पहले देश भर के 9 करोड़ 4 लाख किसानों के लिए सम्मान निधि की जो किस्त थी वो जारी की गई। फिर 6 से 7, इनफैक्ट स्पेसिफिकली अगर कहूं तो 7 राज्यों के 7 किसानों से बातचीत की। और उसके बाद चुन चुनकर कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष के एक एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया। एमएसपी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एपीएमसी, इन सारे मुद्दों पर विपक्ष पीएम मोदी के निशाने पर रहा। पीएम के निशाने पर कांग्रेस के अलावा खास तौर पर बंगाल और केरल की सरकारें रही। किसान सम्मान निधि के मुद्दे पर उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधा। एपीएमसी एक्ट के मुद्दे पर उन्होंने केरल की लेफ्ट सरकार को निशाने पर लिया। आखिर में पीएम ने यह भी कहा कि वो खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत तथ्यों पर होनी चाहिए। पीएम के भाषण के बाद अब सवाल उठता है कि क्या मोदी के संवाद से खत्म होगा विवाद? आज की हुंकार इसी मुद्दे पर। मैं चाहती हूं आप इस रिपोर्ट को पहले तफसील से देख लें। मेरे बाजू में क्या चल रहा है? ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। आज भाजपा उन्हीं किसान भाइयों को नक्सलवादी, आतंकवादी, उग्रवादी, चीन और पाकिस्तान का एजेंट, टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर इस देश की माटी को अपमानित कर रही है। किसान भाई बहन बंगाल के इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को वो पैसे उनको नहीं मिल रहे। पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र को चिट्ठी लिखा कि आपको जो देना है किसान सम्मान निधि में, आप वो राज्य सरकार का माध्यम से दीजिए, राज्य सरकार को रुपया दीजिए, राज्य सरकार इसको किसानों को देगा। ये नहीं माना तो अगर किसान को ये राज्य में नहीं मिला तो इसके लिए गलती तो केंद्रीय सरकार को है। और ये जो हमने कानून जो आपने बनाया है, हम इसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, इसे वापसी ले लो और फिर बैठ के टेबल पे नई सिरे से इसको सभी समितियां बनाएंगी। हमें तो सीधा ये पता है कि ये 3 काले कानून है, ये बनाकर ये किसानों के बिल्कुल खिलाफ है। भाई किसानों से सीधी बात कर लो जी, भी ये इनके खिलाफ है, इसे मान क्यों नहीं लेते? कोष से, सरकारी खजाना से 18,000 करोड़ रुपया आप बांटते हो और कहते हो कि ये आपकी सरकार की सबसे बड़ा किसानों के ऊपर दया है। ये कोई दया है? आप जाके देखो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तर्क और तथ्य के आधार पर हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है, लेकिन बात तो हो
लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। बहुत से दर्शक कह रहे हैं आज मैरी क्रिसमस भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैरी क्रिसमस आप सभी को। ओम प्रकाश धनखड़ साहब, अध्यक्ष है हरियाणा बीजेपी के, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। रोहन गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है रोहन आपका। हमारे साथ विवेक गुप्ता साहब भी हैं जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। विवेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व संपादक हैं जनसत्ता मुंबई के। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एंड वी हैव अभिज्ञान प्रकाश जो कि नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट है। अभिज्ञान, हैप्पी टू हैव यू, वेलकम। सबसे पहले जो प्रवक्ता हमारे साथ टीएमसी के जुड़े हुए हैं, विवेक गुप्ता जी, मुझे ये बताइए 72 लाख किसानों के साथ धोखा क्यों किया आपने? 2000 रुपए की राशि आज अगर पश्चिम बंगाल का कोई किसान है तो उसका फायदा नहीं उठा सकता है क्योंकि आपने उसे लागू नहीं होने दिया। आप पहले, मुझे लगता है आपका सवाल बड़ा एक तरफा है और सिर्फ प्रधानमंत्री के भाषण के आवाज दे दीजिए, तेज कर दीजिए प्लीज। मुझे लगता है आपका सवाल जो है वो एक तरफा है, सिर्फ प्रधानमंत्री के भाषण के बलबूते पर है। मुझे लगता है ये सवाल करने के पहले आपको पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। हमारे अपने बहुत सारे स्कीम्स हैं, सबूत साथी से लेकर खाद्य साथी से लेकर, जो हम लोगों ने किसानों को दिया है। केंद्र सरकार किसानों के पैसे के बारे में बात कर रही है, मगर जब हमारे आम्फान में यही किसानों की फसल लौट गई थी, टूट गई थी, बर्बाद हो गई थी और उसका डिजास्टर रिलीफ का पैसा सेंटर को देना था, वो आज तक नहीं दिया उन्होंने। नहीं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ प्रॉब्लम है। मेरे दर्शक जरूर सुन पा रहे होंगे, लेकिन एक सेकंड, मैं आप ये कह रहे हैं कि मेरी जानकारी गलत है, तो आप मेरी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि ये जो सरकार ने योजना पूरे देश भर में लागू की है, ये योजना आपके यहाँ भी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार वो पैसा आपको नहीं दे रहे। एम आई करेक्ट? जी, प्रधानमंत्री जी सिर्फ पैसे देने के मामले में वो उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, मगर दूसरे लोगों पे लांछन लगाने में, दूसरे लोगों पे आरोप लगाने में उनकी याददाश्त नहीं, ये तो आप ये नहीं, ये सतही बातें कर रहे हैं। मुझे फैक्चुअली बताइए कि 2000 ये जो अलग अलग किस्तों में 6000 कुल मिलाकर जाने हैं, वो पश्चिम बंगाल के किसानों के खाते में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आपका 6000 रुपए देने के सारे किसानों की सब समस्या दूर हो जाएंगी, खाली ये 6000 ही। अरे समस्या दूर होने और नहीं होने की बात नहीं है ना सर, मुझे बस ये बताइए कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हाँ कि ना, ये बताइए ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, आपके हाँ या ना के नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ मैं जो कर रहा हूँ। आपने कहा कि मेरी जानकारी गलत है, आपने कहा कि मैं झूठ जनता को परोस रही हूँ, आधी अधूरी मेरी जानकारी है, तो मेरी जानकारी आप पूरी कर लीजिए विवेक गुप्ता जी। मैं फिर कह रही हूँ मेरी जानकारी दुरुस्त कीजिए। क्या ये 6000 रुपए अलग अलग किस्तों में पश्चिम बंगाल की किसानों के पास नहीं जा रहे हैं? ममता बनर्जी ने तो लागू कर दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो पैसा दबाए बैठे हैं, ये बात सही है? हाँ। एक मिनट, ये ऑडियो ठीक हो रहा है, एक मिनट। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ, मेरी आधी अधूरी जानकारी को आप दुरुस्त कर दीजिए बस। मैं आपकी आधी अधूरी कि पश्चिम बंगाल के सरकार के ने हमारे यहाँ के जितने भी किसान हैं उनकी हमने पूरी व्यवस्था की है, क्या कितनी भी कठिनाई से हमको गुजरना पड़ रहा है। सर मैं आपको सलाम करती हूँ कि आप पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ बहुत शानदार काम कर रहे हैं। बस मुझे इतना बता दीजिए कि ये 6000 रुपए किस्तों में प्रधानमंत्री की किसी योजना के तहत पश्चिम बंगाल के किसानों को पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं 5000 रुपया पर एकड़ उनको देता हूँ, मैं खाली 6000 रुपये टिप्पणी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, 5000 रुपया पर एकड़ आप देते हैं तो उसमें 6000 रुपया और आ जाता। आप कह रहे हैं नहीं, चूंकि ये केंद्र से आ रहा है तो मैं किसी कीमत पर नहीं आने दूंगा, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। केंद्र मुझे मेरा हिस्सा देना, मैं दे दूंगा ना। केंद्र को डायरेक्ट, मुझे ये फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र को ऐसी क्या दरकार पड़ गई कि हमको बाईपास करके काम करना पड़ रहा है? अरे हम भी तो अपने, आज अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन में, एक हमारा संविधान में तो देश की बाकी योजनाओं को फेडरल स्ट्रक्चर ने
फेडरल स्ट्रक्चर के तहत बाकी राज्यों ने कैसे इसे लागू कर दिया सर, मुझे ये बताइए। बात खत्म, अगर आप मुझे मेरी बात नहीं खत्म करने देंगी तो मैं आपको अपनी बात कैसे पहुंचा पाऊंगा। मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे मेरी बात। हम लोग एक संघीय ढांचे में रहते हैं, एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। मेरे किसानों का वेलबींग मैं भी देख सकता हूँ। ये 6,000 रुपए डायरेक्ट देने से ही सिर्फ किसानों का समस्या दूर नहीं होगा। 6,000 नहीं 60,000 देना चाहते हैं। अगर केंद्र सरकार हमको हमारा पैसा दे दे, हम अपने किसानों की ख्याल खुद रख लेंगे। सर, इकलौता फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो आप ही संभाल रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर का झंडा आप ही संभाल रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, 2,000 रुपए उस किसान के खाते में कैसे चलेगा जो पंजाब का है? मैं पंजाब नहीं हूँ, पंजाब वाले बंगाल नहीं है। हमारी समस्या है, हमारी आबादी। तो आप ये कह रहे हैं कि बंगाल बाकी राज्यों से एकदम अलग है, फेडरल स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। हाँ, तो फेडरल स्ट्रक्चर का ये मतलब नहीं कि एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट को कॉपी पेस्ट करे। सर, आप ये मत भूलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम हैं, और अगर वो केंद्रीय योजना कोई लागू करते हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर के ही तहत आपको उस योजना को लागू करना होगा। आप चूंकि उस आदमी को पसंद नहीं करते हैं, ममता दीदी चूंकि उस आदमी को पसंद नहीं करती है, इसका मतलब ये नहीं कि पश्चिम बंगाल के किसानों को आप तकलीफ में रखेंगे। ओम प्रकाश धनखड़, अध्यक्ष हरियाणा बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, पहले 10 मिनट आपकी और मेरी बहस हो गई है, मैं चाहती हूँ बाकी और मेहमान आ जाए। ओम प्रकाश धनखड़ साहब, आज के संवाद से किसानों की समस्या का निदान हो जाएगा? ओम प्रकाश जी, देखिए, जी बहुत अच्छी बातें आज प्रधानमंत्री जी ने कही हैं और एक एक बातों को खोलकर कहा है। जो सबसे अच्छी बात यह है कि भी जो उन्होंने पहले की वो भी बताई हैं, 6-6 हज़ार रुपये 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में देने की हो, चाहे फसल बीमा की हो, जो पशुधन पालकों को क्रेडिट कार्ड हो, 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम हो। दूसरी बात भी उन्होंने एक बात बड़ी खुलकर कही है कि कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है, कौन सी बातों में भ्रम फैलाया जा रहा है और कौन सी बातें वास्तविकता में ये है। अंदेशे और संदेशे का अंतर क्लियर किया है। और तीसरी बात उन्होंने ये भी क्लियर की है, जिस पर आप भी चर्चा कर रही थी, कि क्योंकि केंद्र सरकार से भी पहले तेलंगाना ने शुरू किया, केंद्र ने इसको अपनाया और सभी राज्यों ने इसको अपनाना चाहिए। और रूबिका जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बहस करने वाले अपनी सुविधा से बहस करते हैं, कभी केंद्र पर आ जाते हैं, कभी राज्य में चले जाते हैं। एमएसपी मांगना हो तो केंद्र पर आ जाते हैं, कुछ देना हो तो फिर बात करते हैं कि हमारा अधिकार है, राज्य का अधिकार है, कृषि खाद की सब्सिडी है तो केंद्र पर है, एमएसपी है तो केंद्र पर है, खरीद है तो केंद्र पर है। तो इसमें भी मनमर्जी के साथ, रूबिका जी, मनमर्जी के साथ ये सटेट से बैठने वाले प्रवक्ता अपनी मनमर्जी के साथ चर्चा क्यों फेंक दिया जाता है किसानों की तरफ से? मेरी बात आ रही है आप तक? रूबिका जी, मनमर्जी से स्टेट से सेंटर, स्टेट से सेंटर से स्टेट, सेंटर से स्टेट ये डाइवर्ट होते रहते हैं। कौन सी बात में जाके स्टेट पर खड़ा होना है, कौन सी बात में आकर सेंटर पर खड़े हो जाना। जब हम केंद्र सरकार से बहुत सारी बातों के अधिकार चाहते हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन अपने राज्यों में करना पड़ेगा। अगर केंद्र खरीद करेगा तो खरीद करानी पड़ेगी। केंद्र किसान सम्मान निधि देता है तो वो जाने देनी पड़ेगी। आज बहुत सारे आरोप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूबिका जी लगाए और ये कहा कि आप अपनी सहूलत के हिसाब से जो है राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं। कई चीजों पर आपको सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है। केरल का एपीएमसी एक्ट जो है ही नहीं वहां पर, उसकी याद दिलाना आज जरूरी है आपको। रूबिका जी, प्रधानमंत्री जी संवाद करने आए थे और भाषण करके चले गए। अगर आप पूरा उनका जो कार्यक्रम, जिसको उन्होंने किसान संवाद का नाम दिया, पहला ही किसान जब उन्होंने बात की, मैं आपको इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूं, उसने कहा, तब प्रधानमंत्री ने पूछा कि आप कहां बेचते हो, तो उन्होंने कहा मंडी में बेचता हूं। फिर उन्होंने कहा एमएसपी,
और जैसे ही एमएसपी कहा, प्रधानमंत्री जी ने वो बात को वहां पे खत्म कर दिया। जो लोग ने उसको ध्यान से देखा वो लोग ये मेरी बात को समझ पाएंगे। देखिए रूबिका जी, जब ये संशय है 41 हमारे किसानों की जान चलेगी, कहीं ना कहीं संदेह है, संशय है। अगर आप प्रधानमंत्री होकर सिर्फ अपनी ही बात थोपना चाहेंगे और उनकी जो शंका का समाधान ही नहीं करना चाहेंगे तो संवाद का मतलब ही नहीं है। और अगर आप इतने ही ईमानदार होते तो 2-3 कैमरे सिंधु बॉर्डर के फिट करके उनके सवाल ले लेते, तो देश को आपकी जो बात पे भरोसा आता है। संवाद ऐसे नहीं होता है रूबिका जी। आज जो किसान वहां पे जो ठंड में बैठा हुआ है वो पागल नहीं है। 41 जो किसानों की वहां पे शहीदी हुई है वो ऐसे ही नहीं हुई है, वो किसी के बोलने से नहीं होता है। रूबिका जी 1 मिनट में आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई आदमी अपनी जान गंवा रहा है तो आपको लगता है कि किसी के बोलने से वहां पे वो बैठेगा? हाँ, नहीं, मुझे आपने जो कि उस बॉर्डर का जिक्र किया है, आप में से कितने लोग उस बॉर्डर पर गए? और ये जो 2 करोड़ किसान के हस्ताक्षर लेकर कल आप राष्ट्रपति से मिले थे, राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिले थे, आपके ऊपर तो ये आरोप लग रहे हैं, शाहनवाज हुसैन तक ये कह चुके हैं कि 2 करोड़ किसानों ने तो आपको वोट तक नहीं दिया होगा, इतने तो आपको वोट नहीं मिलते हैं। ये कहां से आप करवा लाए सिग्नेचर्स? देखिए रूबिका जी, जरूरी नहीं है कि जो सिग्नेचर हमने किए सारे हमारे वोटर हो। हम किसानों की आवाज के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग बीजेपी नहीं है कि जो हमको वोट दे वो राष्ट्रवादी और जो हमको वोट ना दे वो आतंकवादी। हम बीजेपी नहीं है। हम किसानों को, जिसने हमको वोट नहीं दिया वो हमारा दुश्मन नहीं है। और बात रही वहां पे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर बीजेपी डिबेट में आके बोलती है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं 2 करोड़ सिग्नेचर। क्यों कल वापस भेजना पड़ा? क्यों उनको पूरे जो हमारे बक्से थे वापस पूरे देश से? मैं आपको बताऊं, वेणुगोपाल जी का सर्कुलर था जब ये आंदोलन चालू हुआ, तब पूरे देश में हर राज्य को कहा गया कि आपको गांव-गांव जाना है, किसानों को मिलना है, उनको समझाना है, उनके हस्ताक्षर लेने हैं। पूरे देश से सारे बक्से इकट्ठे हुए और हमको क्योंकि समय लगा इसीलिए कल का दिन तय किया गया। आप क्यों डरे फिर? अगर हमारे 2 करोड़ हस्ताक्षर पे सवाल थे, हमने वो समझाया जो मैनिफेस्टो में 2019 में आपने वादा किया था, या आपने ये समझाया कि हमने जो वादा किया था, क्योंकि अब हमारी सरकार नहीं है और किसी और की सरकार है, तो आप इस कानून को वापस लेने के लिए पुरजोर कोशिश कीजिए। क्या समझाया आपने? बिल्कुल नहीं, हमने ये समझाया कि जो ये किसान जो कानून है, आपको क्यों लगता है कि आपके विरोधी है? तब किसान ने बताया कि जो 3 लॉ इनके लाए गए हैं, अगर वो लॉ में प्राइवेट जो प्लेयर है, अगर उसके ऊपर एमएसपी आप लोग नहीं रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसानों का शोषण होगा। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आपने होर्डिंग की जो क्वांटिटी है उसके ऊपर से आपने लगाम हटा दी। इसका मतलब है जो धनदाता है भाजपा के, वो बड़े बड़े गोडाउन के अंदर माल भर लेंगे। जब किसान अपना 50-100 क्विंटल माल बेचने जाएगा तब वो बोलेगा कि मैं आपको ये प्राइस नहीं दे सकता हूं। किसान को मजबूर होकर उसकी प्राइस पे अपना माल बेचना पड़ेगा। इसीलिए किसान का विरोध है। और बात रही हमारी मैनिफेस्टो की, हमने ये कहा था कि किसान को दूर नहीं जाना पड़े, हम उसके पास में नए मार्केट क्रिएट करेंगे। जो ये लॉ है इसका विरोध क्यों है? मैं रूबिका जी सिंप्लीफाई कर दूं आपके दर्शकों के सामने। आपका एक बड़ा फेमस शो है। नंबर 1, कहीं पे भी पूरे लॉ में एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया। नंबर 2, प्राइवेट प्लेयर को आपने ओपन तो किया पर कहीं पे भी एमएसपी की बाध्यता नहीं की गई। तीसरी बात, एपीएमसी आपने खत्म नहीं करने पर आप उसको वीक कर रहे हैं कि अगर एपीएमसी लेवल प्लेइंग फील्ड पे नहीं रहा प्राइवेट सेक्टर के सामने तो एपीएमसी 2 साल में खत्म हो जाएगा। और आखिरी चीज, आप जब होल्डिंग की एक आखिरी चीज पहली चीज पर रुकते हैं ना, हम एक एक करके आएंगे। मुझे बताइए, अभी जिस एमएसपी के चलते किसानों को ये मूल्य मिल पा रहा है वो किस कानून में है? अभी तक किसी कानून में एमएसपी का जिक्र नहीं, लेकिन सरकारें दे रही है ना। मैं आपको वही बता रहा हूं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पीछे पड़ा हुआ है हिंदुस्तान के, कि हिंदुस्तान अपने किसानों को एमएसपी देकर हमारा सिस्टम बिगाड़ रहा है। हम लोग खड़े हुए हैं, डट के खड़े हुए कि नहीं, हमारे किसानों को फायदा, हम एमएसपी देंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तो हम एमएसपी का सपोर्ट करेंगे, और यहाँ आपको लगता है कि हम एमएसपी हटा देंगे? सवाल जो पूछेंगे उसका जवाब भी सुनिए आप सुनिए। मैं सुन रही हूँ, पहले मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। सुन लीजिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, आप सुन लीजिए। किस कानून में जिक्र है एमएसपी का? पहला सवाल, उसका जवाब दीजिए। जहां पे एमएसपी की बात है, किस कानून में जो उन्होंने प्राइस एश्योरेंस एक्ट है उसमें प्राइवेट सेक्टर के जो बात की है उसमें उन्होंने प्राइस की बात की ही नहीं है। आपकी सरकारें बहुत लंबे अरसे तक रही, किस कानून में एमएसपी का जिक्र है जो अभी सरकारें दे रही हैं? कोई एक कानून मुझे बताइए आप जहां एमएसपी का जिक्र है। जो इस कानून में, जो इन 3 कानूनों में एमएसपी का जिक्र हो जाए। जो 3 लॉ सुन लीजिए, जो
मैं बता रहा हूं आपको, जो मंडी में जो माल बिकता है वो एमएसपी पे बिकता है, जो पुरानी हमारी सिस्टम में वो चल रही है, जो ये लोग इंपोर्ट होते हैं, इसमें एमएसपी को हटा दिया गया है और प्राइवेट सेक्टर को एमएसपी बाध्य नहीं रखी गई है। हमने ये भी कहा, किसानों ने कहा आपने तो एमएसपी पर कोई कानून बनाया नहीं, खरीदता है उसको आपराधिक माना जाए। सर ये आपस में किसान और सरकार के बीच का रिश्ता है, विश्वास है। मुझे बताइए किस कानून में एमएसपी का जिक्र है, आप मुझे बताइए ना कि अब इस कानून में एमएसपी का जिक्र हो। अब फोन कट गया है, वापस लगाना पड़ेगा, लेकिन आज इसका जवाब जरूरी है। एमएसपी एमएसपी एमएसपी, अरे किस कानून में एमएसपी का पहले जिक्र हुआ था कि सरकारें अब तक तो एमएसपी नहीं दे रही थी और अब एमएसपी देने लगेगी क्योंकि इस कानून में आप हिस्सा बना लेंगे। बरगलाने की बात गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 अलग अलग राज्यों के किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन 7 अलग अलग राज्यों से कुछ 7 किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि किन किन सुविधाओं या किन किन नीतियों की वजह से, उन केंद्रीय नीतियों के लागू होने की वजह से उनकी जिंदगी तब्दील हुई है। लेकिन क्या बड़ा सवाल यही है कि आज की तारीख में ये संवाद कर लेने से चीजें हल हो जाएंगी, किसान वापस लौट जाएंगे? प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, अब सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि सिंगू बॉर्डर जो है वो कहाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय से और प्रधानमंत्री आवास से कुछ 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन किसानों के पास जाएंगे? एक बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है। देखिए रुबिका जी, मैं अपनी बात शुरू करूंगा 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में जो अपना आखिरी भाषण दिया, उन्होंने उस समय चेतावनी दी थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए अब हम आजाद हो गए, अब आंदोलन की हिंसक दोनों तरीकों को हमें चुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास संवैधानिक तर्क उपलब्ध है अपनी बात को आगे ले जाने। इन आंदोलनकारी किसानों के पास क्या संवैधानिक है? पहली सरकार के पास जाए, कहें कि आपने जो कानून बनाया उसके ये प्रावधान नहीं रखते, ये हमको किसानों को नहीं रखते, इनमें बदलाव कीजिए, हमारी बात उसके मुताबिक इसमें संशोधन। दूसरा उनके पास जो साधन है वो ये है कि संसद से बने कानून को चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है उससे किसान संतुष्ट नहीं होते हैं और उनको लगता है कि ये हम जो चाहते हैं। प्रदीप जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खामी है, मैं ठीक करवाती हूँ, लेकिन कुछ कुछ समझ में आया है। हमारे साथ अभिज्ञान भी जुड़ चुके हैं, मैं ठीक करवाती हूँ फिर आपके पास आती हूँ। अभिज्ञान भी हमारे साथ है। अभिज्ञान, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे के पूरे मामले को? एक चीज बहुत क्लियर नजर आ रही है, वो ये कि जो लोग पहले इस तरीके के कानूनों की पैरवी करते थे, आज वो इसके धुर विरोधी हो गए हैं और बीच में उस सैंडविच के बीच में फंसा टमाटर वो किसान हमारा दिख रहा है। रूबिका, सालों साल का मेरा जो तजुर्बा है रूरल रिपोर्टिंग का, उसके आधार पर 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा। पहली बात, आज ये नौबत जरूर आ गई है कि प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि संवाद हम करने के लिए तैयार है, यानी कि देयर इज अ प्रॉब्लम, दिक्कत है। दूसरी बात, सुनते सुनते अब मेरे कान पक गए, 10 साल से एमएसपी। किसान का 2 सबसे बड़ा भय क्या है? किसान का 2 सबसे बड़ा भय है, मैंने आप ही के यहाँ परिवर्तन अपने कार्यक्रम में भी उसको जाहिर किया था, कृषि के शोध पर होने वाले कार्यक्रम में। किसान का 2 सबसे बड़ा फियर है जो कोई नहीं एड्रेस कर पा रहा है। एक कि उसकी लागत की कीमत क्या उसको मिलेगी, आप उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कह लीजिए या कोई और नया नाम दे दीजिए। जब वो अपनी उपज बेचने जाएगा तो क्या उसके वाजिब दाम उसको मिल रहे हैं, पहला उसका फियर। दूसरा उसका फियर है कि मार्केट डोमिनेंस से, कॉर्पोरेटाइजेशन से क्या एक दिन उसकी ये नौबत तो नहीं आ जाएगी कि वो घुटने टेक देगा इस कृषि प्रधान देश में मार्केट फोर्सेस के आगे। मैं कांग्रेस की कोई उस नीति से इत्तेफाक नहीं रखता हूं जो उसने मॉडर्नाइजेशन के नाम पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, मैं उसकी डिबेट में भी आ सकता हूं। प्रॉब्लम यह है कि मौजूदा गवर्नमेंट भी इन फियर्स को, इन डरों को एड्रेस नहीं कर पाई, इसलिए आज ये नौबत आई है कि किसान
प्रोटेस्ट कर रहा है। और एक बात मैं जरूर यहां पर ऐड करना चाहूंगा रूबिका, एक दो सवाल आपने बहुत अच्छे पूछे हैं इन द पास्ट सारे पॉलिटिकल क्लास से, कि देखिए क्या ये सिस्टम बंद होना पड़ेगा जब कांग्रेस की सरकार हो और किसान सड़कों पर आए। किसान तो पहले से प्रोटेस्ट कर रहा है, पहली बार तो इस देश में हुआ नहीं कि किसान विरोध कर रहा है, और करना चाहिए, किसान का अधिकार है, वो इस देश का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो रीढ़ है हमारे देश की। तो जब वो प्रोटेस्ट पर आता है और गवर्नमेंट बीजेपी की होती है, तो ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये सब तो साजिश हो रही है और ये तो कैंपेन लगाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी जो खुद एक बहुत बढ़िया ऑपोजिशन पार्टी रह चुकी है, जब वो उसके समय में किसान प्रोटेस्ट पे आता है किसी और गवर्नमेंट के खिलाफ, तब इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये भ्रम वम फैलाना बंद होना चाहिए। समस्या है इस देश की किसान की, जो एड्रेस नहीं हो पा रही है। ओके, अब क्या सेंटर में किसान नहीं है ना, प्रॉब्लम इस बात की है, सियासत सेंटर में है। अगर किसान सेंटर में होता तो विपक्ष और सरकार मिल बैठकर समझा देते ना किसान को। यही नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ तो तवा दिख रहा है ना जिस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती। आंदोलन के पीछे भ्रम या कानून का भय, अभी उस स्थिति में क्या हम पहुंच चुके हैं कि समझाइश हो सके किसानों की। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका तारुफ मैं जल्दी से करवा देती हूं। इस वक्त आपको सबसे पहले ओम प्रकाश धनखड़ साहब दिखाई दे रहे हैं जो कि अध्यक्ष है हरियाणा बीजेपी के। आपको रोहन गुप्ता जी दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आपको विवेक गुप्ता दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं टीएमसी के। प्रदीप सिंह साहब पूर्व संपादक हैं जनसत्ता मुंबई के। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहती हूँ। और सबसे पहले धनखड़ साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर ये भ्रम भी है तो हम क्यों इस भ्रम को दूर नहीं कर पा रहे हैं? किसान तो कह रहे हैं आंदोलन और तेज करेंगे, आप चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिख रहे हैं, पर नहीं हो पा रहा है कुछ। देखिए रूबिका जी, आपने चर्चाएं देखी, लंबी बातचीत देखी, 8-8 घंटे की देखी, उसके बाद जो प्रारूप भेजा वो देखा, उसके बाद तोमर साहब का पत्र देखा, और आज प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी हमने आपने सबने सुना। और जितने भी मुद्दे किसान लेकर चले थे उस एक एक मुद्दे को एड्रेस करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। मेरे यहाँ कुछ वक्ता बोल रहे थे, उन मुद्दों को भी एड्रेस किया गया है। जहाँ एक बात थी एमएसपी का क्या होगा, तो सरकार कह रही है कि लिखित में आश्वासन देंगे। दूसरी बात ये थी कि मंडियाँ हमारी ख़त्म हो जाएंगी एपीएमसी की, तो राज्य सरकारों पे छोड़ दिया है कि बाहर की फीस और अंदर की फीस को आप समान कर सकते हैं जिससे आपकी मंडियों पर कोई असर नहीं आए। तो इस कानून का एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन अब राज्य सरकार पे चला गया। ये होने के बाद ये पहुंच जाएगा। तीसरी बात थी कि व्यापारी हमको कहीं लेकर भाग ना जाए हमारा पैसा, तो व्यापारी का रजिस्ट्रेशन भी राज्य सरकार करे। इससे अगली बात लेके आए थे, एसडीएम फैसला करेगा तो व्यापारी के दबाव में आ जाएगा, तो ये कह दिया कि आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हो। और जो एक बात ये कह रहे थे कि हमारी जमीन ले लेंगे, उसको फिर से स्पष्ट किया है कि इसके तहत केवल उत्पाद का सौदा हो सकता है, जमीन का नहीं हो सकता। और किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर व्यापारी खड़ा करेगा तो उस पर लोन नहीं ले सकता, और समय पर नहीं हटाएगा तो किसान का होगा। तो जितने भी मुद्दे लेकर आए थे वो तो बात हो गई, आग्रह सुना गया, सत्याग्रह मानने की बात हुई। और लेकिन अब जो बात आ गई है वो उससे आगे, मेरी आवाज शायद आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, सुन रहे हैं रूबिका जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ धनखड़ साहब, आपकी आवाज लग रहा है मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, तो कहीं मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? एक्चुअली हम आपको सुन पा रहे हैं धनखड़ साहब, आप शायद मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। आज कुछ टेक्निकल परेशानी नहीं आ रही है इस समय। मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। नहीं प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक एक करके जितने भी भ्रम हैं उन सारे भ्रम को दूर किया जा रहा है। बहुत क्लियरली अभी धनखड़ साहब ने सारी बातें बता दी कि भाई एमएसपी चाहिए, चलो लिख कर दे देते हैं। आपकी जमीन नहीं छिनेगी, ये भी हम आपको आश्वासन दे देते हैं। मार्केट की जब बात आई, एपीएमसी की बात आई, तो इस पर भी क्लियरली बोल दिया गया। तो फिर अब क्या किया जाए? नहीं देखिए रूबिका जी, बात यह है कि जो 3 कानून है उससे एतराज ज्यादा नहीं है, उससे बाहर के मुद्दों पर एतराज, जैसे एमएसपी को लेकर। एमएसपी का इन 3 कानूनों से कोई संबंध नहीं। मंडियों की व्यवस्था की बात, इन 3 कानूनों से संबंध नहीं है। कि जमीन का मुद्दा जरूर आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, तो वो उसको उठा, उसको देखिए क्या हो जाएगा ये तो हम आप नहीं जानते, लेकिन
क्या हो रहा है ये तो हम अब जानते हैं। कई राज्यों में कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है और आज ही उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के एक किसान गुलाब ने जो बताया है प्रधानमंत्री को, 300 किसान जुड़ गए हैं छोटे छोटे और वो अपनी फसल बेच रहे हैं। रोहन जी बताइए, प्रदीप जी बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि ये सारे जो समस्याएं हैं हो रही हैं, ये समस्या हमेशा से रही है। इन 3 कानून का अभी इससे कोई इससे कोई सीधा ताल्लुक थोड़ी है। जो कॉर्पोरेट फार्मिंग में गया हो उसमें क्या हो। ओके ओके, मैं जवाब दे दूं रोहन जी, मैं जवाब दे दूं। आप जब मैं बात कर रहा था मेरी साउंड आ नहीं रही थी, तो शायद मैं वापस से एक बार मेरी बात बता दूं। आपने एमएसपी के बारे में पूछा, रूबिका जी मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में लेके जाऊंगा कि 1966-67 से ये एमएसपी के सिस्टम चालू की जिससे किसानों का शोषण ना हो। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस एमएसपी डिसाइड करती है, जिसमें फार्मरों की कॉस्ट और एक नॉमिनल प्रॉफिट जोड़ के उसको डिक्लेयर किया जाता है। जब ये एपीएमसी एक्ट का मूलभूत जो सिद्धांत है वो एमएसपी है कि एपीएमसी में जो खरीदी होगी वो एमएसपी के आधार पे होनी चाहिए। ये जो 3 लॉ हैं उसमें ये कहा गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर को माल बेचा जाएगा वहां पे एमएसपी की कोई बात नहीं की गई है। आज भी जो सिस्टम है रूबिका जी, हम सब मानते हैं कि आज की जो मंडी सिस्टम है वो परफेक्ट नहीं है, आज भी किसानों का शोषण हो रहा है। पर अगर आप छोटी मछलियों से बचाने की जगह पे उसकी जगह बड़ी मछलियों के सामने किसान को डाल देंगे, हमारा 86% किसान छोटा किसान है, तो उसका बाइंग पावर ही नहीं है, क्या होगा उसका। जहां पे आप एपीएमसी एक्ट को जो पूरा है आप एपीएमसी को वीक कर रहे हैं। ये सरकार क्या कर रही है, मुद्दे को जो है भटका रही है। आप जब प्राइवेट सेक्टर को ओपन करते हैं जहां पे आप एमएसपी का कहीं पे भी वो नहीं कर रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता थे। अरे तो फिर आप लोग क्यों कह रहे थे कि एपीएमसी एक्ट को हटा दिया जाएगा? आप क्यों इतने बड़े बड़े वादे कर रहे थे? और अगर वादा कर रहे थे तो आज आपको दिक्कत क्यों नजर आ रही है? केरल में एपीएमसी एक्ट क्यों नहीं है? उसको लेकर आपने मशालें क्यों नहीं उठाई? सुन लीजिए बात को। आपने 3 सवाल पूछे। अरे पर रूबिका जी एक सवाल का जवाब लीजिए फिर दूसरा पूछिए, मैं आपकी समझ सकता हूं जो है वो। पहला आपने कहा एपीएमसी एक्ट को हटाया जाएगा, हमने कहा रिपील करेंगे और उसका जो सेक्शन 2 था उसमें कहा गया कि जो मंडियां हैं उसको हम किसान के पास लेके जाएंगे, क्योंकि किसान 35-40 किलोमीटर से लंबा नहीं जा सकता। और यहां प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि आप दूसरे राज्य में जाके बेचिए, और अगर दूसरे राज्य की बात होती तो उनके मध्य प्रदेश के सीएम, हरियाणा के यहाँ पे आपके जो अध्यक्ष बैठे हैं, तो ये क्यों कहा था उनके सीएम ने कि यहाँ पे कोई आएगा तो मैं जेल में डाल दूंगा, जब राजस्थान का किसान बाजरा बेचने वाला। एक सेकंड पहले धनखड़ साहब आप जवाब दे दीजिए और उसके बाद विवेक जी आपका रुख करते हैं। धनखड़ साहब, और एक टाइप जाके आप अश्योरेंस देते हो, वैसे तो काम नहीं चलेगा। आपकी बातों पे देश को भरोसा नहीं। रोहन गुप्ता जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, धनखड़ साहब मैं चाहती हूँ आरोपों का जवाब दीजिए। रोहन जी एक सेकंड, आपने जो बातें रखी है धनखड़ साहब मैं चाहती हूँ जी मेरी बात खत्म कर लूं। आज पता नहीं क्या संयोग है, मेरी बात ही खत्म नहीं हो पा रही है। अच्छा आप कर लीजिए, मैं 30 सेकंड देती हूँ आपको। रोहन जी भैया हमारी तो फिर आवाज गई, हम उनकी बात सुन ही नहीं पा रहे तो उत्तर क्या देंगे। देखिए आज थोड़ी दिक्कत है, आज थोड़ी दिक्कत है, दोबारा फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। ना रोहन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ना धनखड़ साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। विवेक जी आप सुन पा रहे हैं? देखिए फिर उन्होंने फोन उठाया, इसका मतलब उनका भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। प्रदीप जी आज आप ही हमारे सैंटा है भाई। देखिए रूबिका जी, रोहन गुप्ता जी को और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको 4 दिसंबर 2012 का लोकसभा का एक भाषण सुनना। तत्कालीन कृषि मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल बोल रहे थे लोगों को, पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है, आलू खरीद रही है किसानों से, बाजार में इस आलू की कीमत 3 रुपए किलो है, टैक्सी 6 रुपए दे रही है। फिर उन्होंने विपक्ष को देखा, कहा आप ये बताइए कि आप बिचौलियों के साथ हैं या किसानों? ये है स्टैंड कांग्रेस पार्टी। और मैंने जैसे पहले कहा कि आप पूरे देश का एक सर्वे करा लीजिए, जिन जिन राज्यों में जो किसान कॉर्पोरेट फार्मिंग में गए हैं, कौन सा किसान है, उनमें से किसी एक ने भी सुसाइड किया हो तो बताइए कि उसका किसी एक की जमीन चली गई हो। ओके विवेक जी से भी हमारा संपर्क एक बार फिर से सद गया, जरा उनका रुख करते। विवेक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त भी, फिर दोबारा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। आज थोड़ा लाइन की दिक्कत है सर, बट हाँ डू स्पीक, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी रूबिका जी, ये प्रधानमंत्री जी ने जब क्या हम अपनी बात कहना चाहते तो लाइन में प्रॉब्लम आई जाती है।
ऐसा है रूबिका जी, मैं खाली दो बातें कहना आपकी शुरू के बाद कि मैं ध्यान से सुन रहा था। प्रधानमंत्री आ गए, मुद्दा यहाँ पर किसानों का है। आपको हर चीज में प्रधानमंत्री क्यों गुनहगार दिखाई देते हैं सर? ये एक टेक्निकल एरर है। अरे हमारे 130 मेरे प्रधानमंत्री हैं, 100 आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि विवेक गुप्ता जो है प्रधानमंत्री वो कार्यक्रम में अपनी बात न रख पाए? नहीं, टेलीकम्युनिकेशन नहीं, टेलीकम्युनिकेशन सेंट्रल सब्जेक्ट है रूबिका जी। आई एम बीइंग रीजनेबल, टेलीकम्युनिकेशन सेंट्रल सब्जेक्ट है। 130 अच्छा, आप अपनी बात रखिए। देखिए, अच्छा बाकी सब डिस्कनेक्टेड, धनखड़ साहब खुद डिस्कनेक्टेड है, आप कनेक्टेड है और आप कह रहे हैं हमारी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा, हमारी आवाज काट रहे हैं। सर इतना भी मत कीजिए ना कि लोगों को लगे कि ये कैसा झूठ है कि पर रखिए अपनी बात। नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात बता रहा हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 50% स्टेट्स को देना था, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको कर दिया 25%, उसके बदले 2000 का चालू कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये 2000 कोई नया नहीं है, ये एक्स्ट्रा नहीं है जो आप कह रही थी। इसके बजाय क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री हमारे ऊपर में अलग अलग स्कीम्स में स्टेट्स का हिस्सा बढ़ाते जा रहे हैं और किसानों को डायरेक्ट पैसा देना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं उसका स्वागत होता, मगर आप हमारा ही पैसा हिस्सा लेके, तो मुझे तो देना पड़ ही रहा है, मुझे तो काम करना पड़ ही रहा है। और जब ये मेरा स्टेट सब्जेक्ट है तो उस पे मुझे काम करने दिया जाए। तो मतलब बाकी सब फेडरल स्ट्रक्चर में यकीन नहीं करते। धनखड़ साहब फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं क्या? आरोप है विवेक गुप्ता का आप पर। नहीं रूबिका जी, देखिए इनको मैं देख रहा हूं, बाकी भी कई बहस करने वालों को देख रहा हूं। मैंने प्रारंभ में भी कहा था, जब दिल करे तब ये बात करने लगते हैं सेंटर की, तब बात करें जब करने लगते हैं स्टेट की। एमएसपी चाहिए तो सेंटर से चाहिए, खाद की सब्सिडी चाहिए तो सेंटर से चाहिए। तो ये जब डायरेक्ट किसान सम्मान निधि जा रही है तो उसमें ऐतराज क्यों है? क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं को मैं देखता हूँ कि दिल करता है वैसे खड़े हो जाते हैं। नहीं वो ले रहा है, लेकिन दे भी रहा है। कितने चीजों में एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद भी एमएसपी पे खरीद सेंटर करता है, खाद की सब्सिडी सेंटर देता है, कि फसल बीमा सेंटर देता है। बहुत सारी चीजों में सेंटर जो है सीधा एग्रीकल्चर के लिए अच्छा काम कर रहा है। इरिगेशन के लिए बहुत सारी स्कीमें सेंटर देता है, उन पर सब्सिडीज देता है। तो उस नाते से आप इसको सेंटर और स्टेट के विवाद में उलझाने की बजाय अपने किसानों को 2-2 हजार रुपए 3-3 महीने के बाद या 6,000 रुपए जो है ये जाने देते तो ये आप अच्छी बात होती। ये कोई अच्छा बहाना नहीं है रोकने का, इसको स्टेट सब्जेक्ट के नाते से रोकें। बाकी सारे देश में जा रहा है तो आप बंगाल को अलग मत रखिए, बंगाल का किसान भी भारत का किसान है। जब बाकी चीजों की सुविधा जा रही है, जब खाद की सब्सिडी जा रही है, जब फसल बीमा जा रहा है, और जब जो है आप बाकी अन्य सुविधाएं जो सेंटर की जाती हैं एग्रीकल्चर की, सब वो मिलती हैं, तो इसको भी जाने दीजिए। इसके कारण से बंगाल के किसानों का अहित मत कीजिए। और इसके नाते से, बहस के नाते से, हम जब चाहें जब स्टेट सब्जेक्ट, जब चाहें हम उसको कॉन्क्रीट लिस्ट पे बात करके सेंटर पे आना चाहते हैं, अपनी सुविधा से मत बदलिए। यानी मैं देख रहा हूं बहुत सारे किसान वक्ताओं को भी और बहुत सारे ऐसे प्रवक्ताओं को भी अपनी मर्जी से शिफ्ट होते हैं। कुछ बातें जब सेंटर से चाहिए होती हैं तो उसका आग्रह करते हैं, लेकिन जब उनको बचना होता है तो स्टेट सब्जेक्ट कह के बचने लग जाते हैं। तो ये सुविधा का तर्क ठीक नहीं है। जब सेंटर बहुत सारी चीजों पे पहल करता है तो सेंटर बहुत सारी चीजों को आगे भी लेकर जाएगा, उसको भी आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए, कहूंगा मैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक गुप्ता कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन दोबारा फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। कुल मिलाकर देखिए, ये डिस्कनेक्शन ठीक नहीं है। सरकार को और किसानों को किसी भी कीमत पर एक पेज पर आना होगा। एक पेज पर आएंगे तभी जाकर वो आगे का जो रास्ता है वो पट पाएगा। इसीलिए क्योंकि सरकार कह रही है कि किसानों के भविष्य में सुनहरा साबित होने वाला है जो कदम हमने उठाया है, और किसान कह रहे हैं कि हम अभी भ्रम की स्थिति में, हमें नहीं लगता है कि चीजें इससे सुधर पाएंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन चीजों पर हमें लिखित आश्वासन मिले। वैसे लिखित आश्वासन मिल भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर की जनता को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं। पीएम मोदी प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करने वाले हैं। आयुष्मान भारत योजना अभी तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी। ये कल एक नया दौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफा देंगे करीब 1 करोड़ लोगों को जिन्हें योजना का फायदा मिलेगा, और ये सब जम्मू कश्मीर में होगा। 370 हट जाने के बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर की जनता को बड़ा तोहफा देने वाले हैं और आप जानते हैं कि इस बार डीडीसी में भी बीजेपी ने अच्छा काम किया है। जम्मू कश्मीर से उन्हें सीटें मिलनी थी, ये तो सबको अनुमान था, लेकिन कश्मीर में भी सीटें पाकर कॉन्फिडेंट बीजेपी नजर आ रही है। इस बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की जनता को लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना का तोहफा देने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अब से पहले तक आयुष्मान भारत योजना जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके कुछ और नियम, कायदे और कानून थे। 370 हट जाने के बाद ये रास्ता भी साफ हो गया और अब कल एक कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि कल ही राहुल गांधी ने लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए थे और अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी टुमारो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को करके और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करके लोकतंत्र के फायदे जो हैं, जब 370 हट जाती है जम्मू कश्मीर से, लोगों को कैसे फायदे होते हैं ये बताएंगे। लेकिन आज जो जमकर निशाना साधा इस लोकतंत्र वाले बयान पर राहुल गांधी के, क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। इन दलों को आपने सुना होगा, मंडी बोल रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी हेडलाइन लेने के भाषण कर रहे हैं। लेकिन ये दल, वही दल, वही झंडे वाले, वही विचारधारा वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया। केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे, उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।